अब देखो ऑकस जो अलायंस है ये फिर से न्यूज़ में है। तो ये ट्रायलेटरल अलायंस है 3 पार्टीज़ के बीच में। कौन कौन सी? ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया यूके, ये हो गया यूएस। अब अभी जो बात हुई है उसमें क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि हमने बेसिकली ये साइन इसलिए किया था ताकि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब हमें यूएस और यूके से मिल जाए। ठीक है। और इसका काम क्या है, इस अलायंस का बेसिकली डिफेंस के लिए ही, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है, और इवन काउंटर करने के लिए चाइना को इन इंडो पैसिफिक। अब क्या करेगा, ये सबमरीन ले लेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक में अब सब अपनी सबमरीन घुमाएगा ताकि डरा रहे चाइना। ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि न्यूक्लियर स्टेट्स कौन कौन से हैं। अब न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट से हम देखते हैं कितने हैं। 9 हैं नोट टोटल। ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट 9 है। पहले तो हमारा भाई है जो पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है। अब यूएस मैंने ऊपर बताया ही, यूके हो गया। अब इनके भाई कौन कौन से हैं? रशिया हो गया, इनके अपोजिट वाले। अब इसका अपोजिट एक और है, चाइना हो गया। एक इसराइल हो गया, एक है नॉर्थ कोरिया। नटोरियस है तो ये तो, ठीक है, नटोरियस है ही ज़्यादा ये। और नॉर्थ कोरिया के अलावा कौन बचा? फ्रांस। फ्रांस। ठीक। तो यूरोपियन के कौन कौन हो गया? यूके हो गया यूरोपियन, और फ्रांस हो गया। ऐसे याद हो जाएगा, ईजी है। अब देखो न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी किसके पास है? सबमरीन, और वो भी उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं? ये बेसिकली क्या होता है कि रॉकेट प्रोपेल्ड होती हैं, मतलब रॉकेट से चलती हैं। और ये क्या कहते हैं, इनके ऊपर वेपन लगा सकते हो तुम। जैसे रॉकेट है पीछे का पोर्शन, ऊपर वेपन लगा दिया, वो उसको वॉरेट बोलते हैं। अब ये कैपेबिलिटी किसके किसके पास है? ये कैपेबिलिटी 6 कंट्रीज़ के पास है। कौन कौन सी? इन्हीं में से 6 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। अब वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? देखो, क्या करो, इसराइल को हटा दो। ठीक, इसराइल को हटा दिया, पाकिस्तान को हटा दो, और कौन बचा? नॉर्थ कोरिया को हटा दो। नॉर्थ कोरिया को बेसिकली कहा जाता है कि शायद इसके पास है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो 6 ही कंट्रीज़ हैं। उनके अलावा जो बचा, नॉर्थ कोरिया, छोटे छोटे जो है, नॉर्थ कोरिया, इसराइल और अपने भाई को हटा दो। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लग रहा होगा कि सबमरीन वाला काम का ये काम की चीज़ नहीं है। टेस्ट दो, पता चलेगा। अब इस आर्टिकल में हमें क्या डिस्कस करना है? इस आर्टिकल में बेसिकली हमें ये डिस्कस करना है कि हु हैज़ द पावर टू रीऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ठीक है। हमें मणिपुर से कोई लेन देना नहीं है, मणिपुर में क्या हुआ। ठीक। अब देखो, अब डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज करने की पावर जो है, देखो, हु हैज़ द पावर टू रीऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। बेसिकली अगर हमें कोई नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करनी है, या ऑल्टर करनी है, या अबॉलिश करनी है, ऑल्टरेशन में ही तुम्हारा आ जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज कर रहा ना, तो ये सब पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब ये बाई लॉ कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में करके, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कर सकता है। इसमें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अगर तुम्हें किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वो क्या करेगी कि कुछ डिपार्टमेंट हो गए, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, इनसे पूछेगी कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है। और जब इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, इनके आंसर पे के बेसिस पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को। तो स्टेट क्या कर सकती है, फिर नाम चेंज कर सकती है। ठीक है। अब इस डिस्ट्रिक्ट से ही लिमिटेड नहीं है, ये रेलवे स्टेशन से भी का भी नाम चेंज करने के लिए सेम प्रोसीजर होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। अब देखो, इसमें क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है नाम चेंज करने में? अब देखो, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है नाम चेंज करने में डिस्ट्रिक्ट का, बाकी किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि अगर नाम चेंज होगा तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बहुत से एजेंसीज़ हैं जिनके पास, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, जिनके रिकॉर्ड्स में नाम जो होगा उनके हिसाब से होगा। इवन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसके पास भी नाम होगा कई डिस्ट्रिक्ट का। अब चेंज हो जाएगा तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगा, इनकन्वीनियंस हो जाएगा कि नाम चेंज किया तो एक ही जगह तो नहीं चेंज करना पड़ता है, बहुत फाइल्स में चेंज करना पड़ता है, बहुत पैसा खर्चा होता है, सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है नाम चेंज करने में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, सूडान न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गया, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आ गए। इवन यहाँ मल्टीपल क्राइसिस हैं, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन तो एक चीज़ था, फॉरेन डेट है इनके पास बहुत ज़्यादा, यहाँ मिलिट्री कू हो चुका है। एक बार मैप से डिस्कस करते हैं सूडान को। तो सूडान एक बार फिर से न्यूज़ में है बिकॉज इसके कसाला रीजन में फ्लड्स आ गई हैं, जो कि सीजनल रेनफॉल की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार सूडान डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। अब देखो, इसका एक एरिया है जिसको बोलते हैं हलैब ट्रायंगल। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके बीच में? इजिप्ट और सूडान के बीच में। तो ये इसलिए न्यूज़ में रहती है। और डारफूर रीजन जो है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस हो गया था। लोग यहाँ पे इवन ग्रासेस खाने लगे थे, इतना फूड क्राइसिस था। तो डारफूर रीजन याद रखना है, डारफूर रीजन पूरा ये एरिया को डारफूर बोलते हैं। और एक अबई रीजन जो है ये न्यूज़ में रहता है, ये इवन प्रीलिम्स में भी आ चुका है।
तो ये याद रखना है, ये किसका रीजन है, ये रीजन जो है ये है सूडान का। ऑल्सो खार्तूम जो है ये कन्फ्लुएंस पे है किसके, वाइट नाइल और ब्लू नाइल के। अब ब्लू नाइल कहाँ से आती है, ब्लू नाइल आती है लेक टाना से। लेक टाना कहाँ पे है, इथियोपिया में, यहाँ से आती है ब्लू नाइल हमारी। और वाइट नाइल कहाँ से आती है, वाइट नाइल आती है लेक विक्टोरिया से। ठीक, ऐसे याद रख लो कि विक्टोरिया क्या थी, वाइट थी, तो ये वाइट नाइल। ठीक है, बाकी और कुछ, एक लेक न्यूबिया भी याद रख सकते हो कि इसका थोड़ा पार्ट इसमें लाई करता है। और हाँ, एक ऑपरेशन किया था इंडिया ने लास्ट ईयर 2023 में, ऑपरेशन कावेरी। अब इसमें क्या था, हम यहाँ से अपने लोगों को उठा रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो गया था तख्ता पलट, मतलब कू हो गया था, मिलिट्री कू। और ये किसके किसी बीच में हुआ था, मिलिट्री और रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के बीच में। ठीक है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप पढ़ोगे आईआर में। बस इतना ही काम का था, बहुत काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसका मैं मैप से नहीं बताऊंगा। इंडोनेशिया की बेसिकली कैपिटल चेंज हो गई थी। पहले इसकी कैपिटल थी जकार्ता। अब जकार्ता को चेंज करके कहाँ कर दिया गया है, कैपिटल हो गई नुसंतारा। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये क्या हो रहा था, सबमर्ज हो रही थी। अब इंडोनेशिया का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, सुमात्रा है, जो ये सबसे पहले दिखता है वो सुमात्रा होता है। फिर जावा है, और एक फ्लोरेस आइलैंड न्यूज़ में चल रहा था जिसकी मैंने शॉर्ट्स भी बनाई है। ये किस लिए है, ये यहाँ पे हॉबिट्स वगैरह के जो मतलब पहले के जो ह्यूमन प्राइमेट्स थे उनकी यहाँ पे वो मिली है, क्या कहते हैं, कुछ अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आज के ये आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस के मैंने ये डिस्कस किया है, वहाँ से देख लेना। तो हिंडनबर्ग अडानी इशू ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। हुआ क्या है कि हिंडनबर्ग एक रिसर्च फाउंडेशन है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। उसने बोला है कि अडानी ग्रुप और इवन जो हमारी सेवी चीफ हैं अभी करेंटली, वो इन्वॉल्व थे कुछ मिसयूज़ में और मिस सेलिंग में स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग जो मैं था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि ये हिंडनबर्ग जो है ये शॉर्ट सेलर है। तो शॉर्ट सेलिंग मैंने ऑलरेडी आज इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में बताया है, इवन शॉर्ट्स भी बना दी हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिख ही जाएगा, तो वो मैं नहीं बता रहा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें एक टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। मान लो कि मैं कंपनी ए में काम करता हूँ और कंपनी एक एक्वायर करने वाली है कंपनी बी को, ठीक है, जिससे कंपनी बी के स्टॉक प्राइसेस जो हैं ये बढ़ जाएंगे। और मेरे पास ये अनपब्लिश, मतलब अभी पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ या तो प्रमोटर हूँ, और मेरे पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी थर्ड पर्सन को बता दिया ये चीज़, उसको क्या करेगा, कंपनी बी के शेयर्स खरीद लेगा, और जो बाद में उसको स्टॉक प्राइस जब राइज होगा तो उसको काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कि मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं थी, और वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। वो कुछ भी हो सकता है, कि सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ये इलीगल है, और ये रेगुलेट कौन करता है, हमारे यहाँ सेबी रेगुलेट करता है इसे। बाकी इस आर्टिकल में दिया है कि जो हमारी सेबी चीफ हैं वो प्लस उनके हस्बैंड जो थे, उन्होंने कुछ ऑफशोर फंड्स में कुछ पैसे लगा, स्टेक ले रखा है। ये सब कुछ काम का नहीं है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं था। तो एक ये हो गया और एक वो हो गया। अब देखो इस आर्टिकल में बात ये हुई है कि जून के कंपैरिजन में जुलाई में जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं ओवरऑल। इवन फूड के भी प्राइसेस जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, बट स्टिल जुलाई में जो इन्फ्लेशन है वो 59 मंथ लो पे है। अब ऐसा कैसे हुआ है, ये हुआ है बेस इफेक्ट की वजह से। अब बेस इफेक्ट समझते हैं। बेस इफेक्ट ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये देखते हैं ये कंसेप्ट होता क्या है। अब इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि अगर मान लो हमें जुलाई 2024 का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है, तो इस समय के प्राइसेस जो हैं वो होंगे, वो लेंगे, और हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे जो पिछले साल के जुलाई में जो प्राइसेस थे उससे, और डिवाइड कर देंगे जो जुलाई 2023 के प्राइसेस थे उससे। तो ये हो गया, देखो बेस में आ गया ना पिछला साल। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लो जुलाई 2023 में अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन था तो इस साल जुलाई में वो कम दिखेगा, क्योंकि देखो अगर न्यूमरेटर से बड़ा अगर डिनोमिनेटर हो जाता है तो ये हमेशा कम हो जाता है, रेशियो कम हो जाता है। तो ये इसी चीज़ को बोलते हैं बेस इफेक्ट। और इन्फ्लेशन कैसे इंडिया में कैलकुलेट होता है, सीपीआई कंबाइंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड से कैलकुलेट होता है। बेस ईयर क्या है इसका, बेस ईयर है इसका 2012। ठीक है, ये बेस ईयर और बेस इफेक्ट दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। बेस ईयर और बेस इफेक्ट डिफरेंट कैसे हैं, देखो बेस इफेक्ट में क्या करते हैं हम प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से देखते हैं, और बेस ईयर क्या होता है कि ये ऐसा ईयर होता है जिसका एक बास्केट, जैसे मान लो कि हमारे पास हमने कुछ फूड आइटम्स ले लिए, हमने कुछ और चीज़ें ले ली और उसको एक बास्केट में डाल दिया। अब उस समय जो प्राइसेस थे उसके कंपैरिजन में 2024 में इसी बास्केट में जो भी आइटम है उसके प्राइसेस क्या हैं, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि ओवरऑल क्या चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में ओवर द ईयर्स। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर इस बेस ईयर से हम क्या कर पाएंगे कि 2013 का भी देख पाएंगे कि 2013 में कैसे चेंज हुआ, 2016 का जाए तो 2016 का भी देख लिया, अब 2024 का भी देख लिया कि 2024 का कैसे चेंज हुआ 2016 के रेस्पेक्ट में, 2016 का कैसे चेंज हुआ
2012 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है कि किसी भी ईयर को हम मेजर कर सकते हैं कितना चेंजेस आया है। ठीक है, और उनको आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो ये एक बड़ा रीज़न है कि मैं ड्राफ्ट स्टेज में कोई लॉ होता है तो मैं उसको डिस्कस नहीं करता हूँ। अब देखो इसमें बोला है कि अब इसमें डायलॉग के बाद चेंजेस होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। अब देखो प्रीलिम्स वाले एनालिसिस में मैं मेंस का कुछ नहीं डालना चाहता था, बट ये थोड़ा मेरे को ठीक ठाक लगा आर्टिकल कि देखो इसमें क्या है कि इन्होंने बस क्या किया है कि जो विजुअल्स दिखाते हैं प्राइवेट न्यूज़ चैनल डिज़ास्टर वगैरह के, उस पर बोल दिया कि टाइम स्टैम्प लगा दो कि कब का ये दिखा रहे हो फुटेज, वरना वो प्रॉब्लम क्या होती थी, ये लोग वही जैसे मान लो फर्स्ट डे हुआ कोई डिज़ास्टर, अब उसकी फुटेज 4 दिन तक दिखाते रहेंगे, तो लोगों के अंदर पैनिक रहता है और उनको लगता है कि अभी कुछ सही हो ही नहीं रहा है, जबकि रियल टाइम सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो देखो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है मेंस के लिए। ऐसा करूँगा मैं मेंस के लिए जो भी आर्टिकल होंगे वो अब मैं टेलीग्राम पे शुरू कर दूंगा देना। टेलीग्राम पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट क्योंकि ऑलरेडी मुझे 4 वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, अभी तो बहुत बैकलॉग हो गया, उसको भी क्लियर करना है। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकलॉग, बट थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस चल रहा था, अभी ठीक है। मैंने सोचा वीडियो ही बनाते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा रादर देन थिंकिंग अबाउट थिंग्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूं कि कुर्स्क रीजन जो है ये रशिया के किधर आता है, इधर वेस्टर्न साइड में आता है। और ये क्या था, ये आयरन के लिए फेमस है। ऑल्सो यहाँ से रशिया की एक पाइपलाइन निकलती है जो कि यूक्रेन वगैरह से गुजरती है। तो ये इसमें क्या हुआ है कि यूक्रेन ने बेसिकली अटैक कर दिया है ऑफेंसिव लॉन्च करके कि रशिया के अगेंस्ट। अब वो एंटर कर गया है कुर्स्क रीजन में। ठीक, यहाँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। बस प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है।